हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन का है आपका FI 415 के लिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सेस का मान होता है ना। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, बीम पर। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि यंग मापांक क्या होता है, प्रसार गुणांक क्या होता है, या फिर स्टील के बारे में देख रहे थे। अभी हम कंक्रीट के बारे में, कौन ज़्यादा मजबूत होता है, कौन ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब हम एनालिसिस करेंगे। आपके अंदर कहाँ चले गए हैं समझ लीजिए, एक तरह से एनालिसिस पार्ट में, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम न्यूट्रल एक्सेस वगैरह भी निकालते हैं ना। तो मेरा फोकस रहेगा उसी चैप्टर पे। थोड़ा कैमरा को सही कर दे, 1 मिनट। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, FI 415 के लिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का मान होता है। तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का मान किसके लिए हो सकता है आपका, FI 415 के लिए है ना, FI 500 के लिए, और किसके लिए हो सकता है, FI 250 के लिए हो सकता है ना। क्या हो सकता है आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। इसके साथ साथ एक और हो सकता है आपका लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें लिख दिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं। लिखा है आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, है ना, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, FI 250 के लिए होता है 0.53 डी, है ना। FI 415 के लिए 0.48 डी और FI 500 के लिए 0.46 डी। जहाँ डी क्या है आपका, जहाँ डी क्या है, प्रभावी गहराई, है ना। डी क्या है आपका, प्रभावी गहराई। अब प्रभावी गहराई क्या होता है, बीम के ऊपरी सिरे से और छड़ के केंद्र तक की दूरी को कहते हैं प्रभावी गहराई, है ना। बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को कहते हैं प्रभावी गहराई, और बीम के नीचे से और छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर, है ना। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। इधर दिख नहीं रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बताइएगा FI, है ना, ऑप्शन क्या मिल जाएगा, FI 415 के लिए कितना होता है, 0.48 डी मिल रहा है कहीं। हाँ, क्या मिला है, ऑप्शन नंबर सी मिला है, 0.48 डी क्या होता है, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो कहेगा कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है ना। क्या होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल रखते हैं ना। कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स को क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं, ठीक है। टेंसाइल फोर्स कितना होता है, 0.87 FY AST, है ना। कंप्रेशन फोर्स कितना होता है, 0.36 FC के XUB। यहाँ से हम XU निकालेंगे। XU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 FY AST अपान 0.36, दिख ही नहीं रहा है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, ये लिखते हैं। और बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, स्पेस कम ही है ना। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल टेंसाइल कितना होता है, 0.87 FY AST इक्वल टू 0.36 FC के XUB, है ना, होता है। यहाँ से XU निकाल लीजिए। XU क्या मिलेगा, 0.87 FY AST अपान 0.36 FC के B, है ना, FC के B। अब देखिए, आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा, ये फार्मूला दे देगा। क्या दे देगा, ये फार्मूला दे देगा। कहेगा FY क्या है, बताइए FY क्या है आपका, पराभव प्रतिबल, है ना। क्या होता है आपका, पराभव प्रतिबल। इधर पूछेगा FY क्या है, यानी यील्ड स्ट्रेस। FI 250 के लिए पराभव प्रतिबल 250, FI 415 के लिए पराभव प्रतिबल 415, FI 500 के लिए पराभव प्रतिबल कितना होता है, 500, ठीक है। उसके बाद कहेगा AST क्या है, तो कहेंगे आप एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, है ना। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, है ना, मेन रेनफोर्समेंट है। और मेन रेनफोर्समेंट का व्यास जानते हैं आप कितना होता है, 12 से 50 mm। कितना होता है आपका, 12 से 50 mm होता है व्यास। उसके बाद कहेगा FC का क्या होता है, FC क्या होता है आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य तो आपको याद होना चाहिए, है ना। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के बारे में नहीं बताएंगे। B क्या होता है, धरन की चौड़ाई। B क्या हो जाएगा आपका, धरन की चौड़ाई, ठीक है। तो आपको इतना याद होना चाहिए। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी हम लिखवा देंगे कहीं और, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला लिख लीजिए। देखिए, FI 250 के लिए FI 415 और FI 500, है ना। ये हो जाएगा आपका 0.149 FC के BD स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 0.138 FC के BD का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 0.133
एफ सी के बी डी का स्क्वायर। ये क्या है आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, अभी बताया ना 0.53D, 0.48D और 0.46D, ठीक है। अब देखिए इतना आप नोट करें इसको फटाक से। कहने का मतलब इतना करने के बाद ना हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। कहने का मतलब इस तरह जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एफ आई 415 के लिए लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इस तरह का आप क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन शायद वही दिया है, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन कह देगा एफ आई 500 के लिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, तो 10.46D होता है। इस तरह क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। बाद में हम रिवीजन तो हम कई बार कराएंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे अब, है ना। बार बार एक ही चीज़ लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। अब देखिए कह रहा है किसी मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात होना चाहिए। कह रहा है किसी मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात होना चाहिए। किसी मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात होना चाहिए। और क्या लिख रहा है, जो समान रूप से तनन वहन करता है, जो समान रूप से तनन वहन करता है, जो समान रूप से तनन वहन करता है, लेकिन हवा या भूकंप बलों के कारण प्रतिबल के व्युत्क्रमण के अधीन है। लेकिन हवा या नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बहुत दिक्कत। लेकिन हवा या 1 मिनट, ठीक है ना। लेकिन हवा या भूकंप बलों के कारण प्रतिबल के व्युत्क्रमण के अधीन है। बड़ा सा क्वेश्चन हो गया ना, प्रतिबल के व्युत्क्रमण के अधीन है। ए क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ए क्या है आपका 95, 350, 250, 180। 95, 350, 250 और 180। फटाक से तो इसका क्या होगा आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिलेगा आपको मिलेगा सी, है ना। अब देखिए अब तो ये सिर्फ क्या बोला है, अब इसके अनुसार कई प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि दिखाई तो दे रहा है, हाँ। जैसे कि कह देगा कि संपीड़न अवयव के लिए, अभी इसके बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। संपीड़न अवयव के लिए फिर कहेगा आपका 2 संपीड़न अवयव के लिए, है ना। फिर तनन अवयव, फिर क्या कहेगा तनन अवयव, ठीक है। अब देखिए ये संपीड़न अवयव जो है ये कौन सा लोड ले रहा है, ये जो संपीड़न अवयव है ये लोड लेगा आपका डेड एंड लाइव लोड, ठीक है। लाइव लोड लेगा। जबकि ये कौन सा लोड लेगा, विंड लोड। ये लेगा आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, EQ लोड लिख दिए, ठीक है ना। ये विंड लोड ले सकता है और अर्थक्वेक लोड ले सकता है। उसी तरह एक तनन अवयव मिलेगा जो ले लेगा आपका है ना। ये क्या लेगा आपका एक अर्थक्वेक लोड ले लेगा या फिर ले लेगा आपका विंड लोड, है ना, विंड लोड। और क्या होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, है ना। तो इसके लिए तनुता अनुपात कितना होगा हम बता रहे हैं आपको, हो जाएगा आपका 180, 250, 350 और 400, है ना। ये तो एक तरह का फाइनल ईयर का है ना। एक किस सब्जेक्ट का है, ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में
जब 6 सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसी में 1-2 चैप्टर मिलते हैं, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। तो ये दोनों टेंशन मेंबर के हैं, ये दोनों कंप्रेशन मेंबर के, लेकिन याद कर लीजिए ज़्यादा आसान नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे तनुता अनुपात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। तनुता अनुपात का मात्रक क्या होता है बताइए तो, तनुता अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो तनुता अनुपात का मात्रक नहीं होता है ना, तनुता अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तनुता अनुपात लैम्ब्डा यानी प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। अब कॉलम में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। तनुता अनुपात क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तनुता अनुपात कर दो प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। लेकिन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की मात्रक क्या मिलेगा? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, जिसका नाम में ही त्रिज्या मीटर, प्रभावी लंबाई मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है ना। अब समझिएगा, कह रहा है कि कंप्रेशन मेंबर है जिस पर डेड लोड लग रहा है और लाइव लोड लग रहा है, उसका तनुता अनुपात कितना होता है? 180, ठीक है। फिर कह रहा है कंप्रेशन मेंबर है जिस पे या तो विंड लोड लाएगा या अर्थक्वेक लोड आएगा, दोनों लोड एक साथ नहीं आते हैं, या तो विंड लगेगा या फिर अर्थक्वेक लगेगा, उसका तनुता अनुपात कितना होगा? 250। एक टेंशन मेंबर है जिस पर या तो अर्थक्वेक लोड लगेगा या हवा का लोड लगेगा, उसका तनुता अनुपात कितना होगा? 350। और एक टेंशन मेंबर जिसका तनुता अनुपात कितना है? 400। तो क्वेश्चन देगा आपका कि किसी मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात कितना हो सकता है। आपके सामने लिखा हुआ है किसी मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है? 400। या फिर वो कहेगा कि तनन मेंबर का यानी तनन अवयव का अधिकतम तनुता अनुपात कितना हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम तनुता अनुपात किसी मेंबर का कितना हो सकता है, किसी भी मेंबर का देगा तो 400। कहेगा तनन मेंबर का यानी तनन अवयव का मैक्सिमम तनुता अनुपात कितना होगा, तब भी आंसर क्या होगा आपका? 400। वो कहेगा कंप्रेशन अवयव का अधिकतम तनुता अनुपात कितना होगा, तो आपको कितना लगाना है? 250, है ना। क्लियर हो रहा है? कंप्रेशन मेंबर का अधिकतम तनुता अनुपात कितना होता है? 250, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले 2 कंप्रेशन, उसके बाद क्या याद रखना है? 2 टेंशन। 2 कंप्रेशन यानी 180, 250, 350 और 400, ठीक है। ऐसा याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन का क्या कर रहा है? हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि हम कई बार इसको बता चुके हैं कि शादी क्षण के स्थान पर विरूपित क्षण का प्रयोग करने पर बॉन्ड में वृद्धि होती है, बॉन्ड स्ट्रेस में वृद्धि होती है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा आपका? 10%, बी क्या हो जाएगा आपका? 25%, सी हो जाएगा आपका 60% और डी क्या हो जाएगा आपको? 50%, है ना। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम कई बार बता चुके हैं। भाई प्लेन से अच्छा मेरा खुरदुरा जो रहेगा उसको पकड़ना मेरे लिए फायदेमंद होगा, वो फिसलेगा नहीं। तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 60%, है ना। माइल्ड स्टील क्या होता है? यानी शादी छड़ यानी माइल्ड स्टील, FI 250 की। विरूपित छड़ यानी FI 415 या उससे अधिक, FI 500, जितना कह लीजिए उतना चलेगा, है ना। हम कहें माइल्ड स्टील का मिनिमम डाया कितना होता है, तो कहेंगे आप 6 mm, जबकि टोर बार का मिनिमम डाया कितना होता है? 8 mm होता है ना। क्या होता है आपका? 8 mm। 8 mm से छोटा हम टोर बार का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। आगे बढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विशेषकर गर्मी के दौरान, क्वेश्चन है आपका विशेषकर गर्मी के दौरान निर्मित किए जाने वाले निर्मित किए जाने पर किसी भी आरसीसी अवयव में पड़ने वाले सर्वप्रथम दरार को क्या कहा जाता है? अवयव में पड़ने वाले सर्वप्रथम दरार को क्या कहा जाता है? दरार को क्या
कहा जाता है? ए, बी, सी और डी। ए क्या दे रहा है आपका? फ्लेक्सुरल क्रैक। क्या दे रहा है आपका? फ्लेक्सुरल क्रैक। फ्लेक्सुरल क्रैक है ना। सेटलमेंट क्रैक, सेटलमेंट क्रैक। सी क्या दे रहा है आपका? कोरोजन क्रैक। और डी क्या दे रहा है आपका? श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक है ना। बताइए क्या होगा इसका? फटाक से आंसर बताइए। क्या होगा इसका? श्रिंकेज क्रैक है ना। श्रिंकेज क्रैक यानी सूखने के कारण क्रैक। क्या होगा कि देखिए गर्मी में क्या करेंगे, जब ढलाई करेंगे आप तो निर्मित किए जाने पर आरसीसी अवयव में पड़ने वाले सर्वप्रथम दरार को क्या कहते हैं? यही है ना। तो क्या होता है कि जब आप ढलाई करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर तो क्या होता है भाई, सबसे पहले वो गर्म रहेगा। ऊपर वाला जो मान लीजिए इतना ढलाई की है तो ऊपर वाला मटेरियल क्या होता है, कुछ आपका ठंडा हो जाएगा है ना, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से। जबकि अंदर वाला क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा। इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस से क्या होता है? उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज क्रैक है ना। क्या कहते हैं? श्रिंकेज क्रैक। फ्लेक्सुरल क्रैक कहाँ होता है? बता दे रहे हैं आपको। जैसे ए बीम है ना। जब ये बीम क्या होता है? जब बेंड होता है तो ऐसा बेंड होगा ना, देखिएगा। इसका बेंडिंग कैसे होता है? ऐसा होता है। जबकि इसका शियर कैसे होता है? ऐसा होता है ना। यानी जहाँ बेंडिंग अधिक वहाँ शियर क्या होता है? मिनिमम होता है। तो देखिए इसका क्रैक कैसे होगा? ऐसे होगा है ना। यहाँ क्रैक एकदम जीरो, फिर बढ़ता जाएगा। इसी तरह क्रैक होता है ना, इसी तरह। तो किनारे वाले क्रैक को हम लोग कहते हैं शियर क्रैक, क्योंकि किनारे पर शियर अधिक है ना, तो शियर के कारण होने वाले क्रैक को हम लोग कहते हैं शियर क्रैक। जबकि बीच में बेंडिंग अधिक है, बीच में शियर कम है, किनारे पर आपका किनारे पर शियर अधिक है तो शियर क्रैक, बीच में आपका बेंडिंग अधिक है तो इस वाले क्रैक को कहते हैं बेंडिंग क्रैक है ना। और दोनों के बीच वाले को जो शियर के भी वजह से क्रैक आ रहा है और बेंडिंग की वजह से भी क्रैक आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं शियर बेंडिंग क्रैक है। दोनों की वजह से क्रैक आ रहा है। बाकी जो सेटलमेंट क्रैक होता है वो कहाँ होता है? वो आपका सॉइल मैकेनिक्स अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यानी जब बिल्डिंग की हम ढलाई कर देते हैं तो कोई फाउंडेशन या नींव क्या होता है, कोई ज़्यादा धंस जाए है ना, तो उस समय जो स्ट्रक्चर में क्रैक आया उसे सेटलमेंट क्रैक कहते हैं है ना। मान लीजिए कि पूरा फाउंडेशन है, एक तरह का फाउंडेशन थोड़ा सा धंस जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? आपका जो क्रैक मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे शियर क्रैक। ठीक है। कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कहा जाता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कहा जाता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कहा जाता है। ए, बी, सी और डी। क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल मेथड है ना, क्रिटिकल मेथड। यानी कहने का मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक और क्या नाम है? क्रिटिकल मेथड, इलास्टिक मेथड, इलास्टिक मेथड और जरा आपका लोड फैक्टर मेथड, और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? लिमिट स्टेट मेथड। ये तो होगा ही नहीं भाई, लिमिट स्टेट मेथड। बताइए तो क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का? सबसे पहले बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोड कितना होता है ना। कोड बताइए। IS 456 और कितना होता है बताइए। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोड कितना होता है? IS 456 1978 है ना। कितना होगा आपका? IS 456 1978। इसके लिए कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक और स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए 3, स्टील के लिए 1.78 है ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड,
इकोनॉमिकल कौन सा है आपका, लिमिट स्टेट है ना, इकोनॉमिकल कौन सा है, लिमिट स्टेट है, ठीक है। जबकि साइज कम कौन देगा, साइज कम कौन देगा आपका, लिमिट स्टेट मेथड क्या देता है आपका, साइज कम देता है। ए इकोनॉमिकल नहीं होता है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके, इससे साइज बढ़ी जाती है, किसके रिस्पेक्ट में, लिमिट स्टेट के, है ना। तो यहाँ वो मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम जाते हैं, इलास्टिक मेथड, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है भाई, नाम है उसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को और एक किस नाम से जाते हैं, इलास्टिक मेथड। अब बताइए, क्या कंक्रीट को इलास्टिक मानते हैं, है ना, क्या हम कैलकुलेशन करते समय कंक्रीट को इलास्टिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एजम्पशन बताए थे पिछले वीडियो में कि कंक्रीट को कैलकुलेशन करने में कुछ एजम्पशन, कुछ मान्यताएं मानने पड़ती है। जैसे कि नमन से पहले कोई भी क्रॉस सेक्शन समतल है, नमन के बाद भी समतल होता है। यानी कंक्रीट बिछाते समय छड़ में कोई भी प्रारंभिक तनाव नहीं उत्पन्न होता है, ये बताया था ना। पूरा टेंसाइल लोड आपका छड़ लेता है, कंक्रीट एक भी टेंसाइल लोड नहीं लेता है। जबकि इसी में एक था आपका कि स्टील और कंक्रीट के मध्य परफेक्ट बॉन्डिंग में रहता है ना। और इसी में एक था, क्या था जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल है, कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल है, नहीं है, लेकिन हम एजम्पशन में मानते हैं कि कंक्रीट क्या होता है मेरा, इलास्टिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी बीम को गहरी धरण के रूप में डिजाइन के लिए, किसी बीम को गहरी बीम के रूप में डिजाइन के लिए किसी बीम को गहरी बीम के रूप में डिजाइन के लिए इनमें से किस पर ध्यान दिया जाता है, इनमें से किस पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, इनमें से किस पर ध्यान दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रतिबल का गैर रेखीय वितरण, प्रतिबल का गैर रेखीय वितरण, ठीक है। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा तापीय प्रतिबल, है ना। सी क्या हो जाएगा आपका, पार्श्व बकलिंग। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल ऑफ एबव बताइए क्या होगा आपका, बीम को गहरी बीम के रूप में डिजाइन करने के लिए किस किस पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ एबव। और एक ट्रिक क्या है ना, सिंपल याद रखना है कि गहरी बीम के रूप में डिजाइन करने के लिए किस पर, चारों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और क्या ट्रिक है कि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव है, फाइनल में देखे हैं, जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव है वो ऑल ऑफ एबव सही हो जा रहा है 90% केस में, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आएगी तब की बात, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ एबव देखे मार दिए। यदि नहीं आ रहा है क्वेश्चन और मान लीजिए कि एकदम नहीं आ रहा है तो छोड़ना तो है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है, मारना ही है। उस कंडीशन में किसको मार देना है, ऑल ऑफ एबव को, है ना। माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार देना है आपको ऑल ऑफ एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सब हम बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस समय रात को ज़्यादा रात हो रहा है ना, लेक्चर इस समय रात को ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, तो उतना भी मूड फ्रेश नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में जितना फ्रेश रहता है ना उतना है नहीं। तो ज़्यादा नहीं हम डीप में हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, है ना। जैसे सवेरे वाला सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे तो डीप में भी करेंगे। कह रहा है कि बीम में तनाव प्रबलन से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीम में तनाव प्रतिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ए बी सी और डी। ए क्या हो जाएगा आपका 0.06%, 0.06 गुणे बी डी, 0.08
गुणे बी डी दशमलव क्या मिल जाएगा आपका 0.04 गुणे बी डी और 0.15 गुणे बी डी, एक कैपिटल डी है, ठीक है। यानी कुल क्षेत्रफल का वो कहेगा कुल क्षेत्रफल का 6% ऐसा बोलेगा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकता है, वैसा भी बोलेगा। वो कहेगा जैसे कि समझिएगा 0.04 गुणे बी डी, यही तो लिखे हैं। इसको कैसे लिख सकता है वो लिखेगा सकल क्षेत्रफल का, सकल लिखेगा या कुल लिखेगा, ठीक है, क्योंकि बी कैपिटल डी है ना। सकल क्षेत्रफल का 4% ऐसा लिख देगा, या फिर लिख देगा 0.04 गुणे सकल क्षेत्रफल, है ना। क्या लिख देगा आपका सकल क्षेत्रफल, या फिर लिख देगा 4% ऑफ बी डी, ऐसा लिख सकता है, ठीक है। कुछ भी लिखेगा आपको समझ जाना है, 4 वाला मार देना है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तनन प्रतिबल कितना हो सकता है 0.04, यानी 4%। कुल सकल क्षेत्रफल का कितना 4% होता है किसी बीम में अधिकतम, क्योंकि भाई हम एक मेरा लिमिट है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ज़्यादा ही हम 6 डाल दें। अब जानते हैं ज़्यादा 6 डाल देंगे तो ओवर एनफोर्समेंट हो जाएगा, और ओवर एनफोर्समेंट का हम डिजाइन नहीं करते हैं, है ना। तो किससे हम डिजाइन करने के बाद हम चेक करते हैं कहीं मेरा छड़ की मात्रा इस वाले से तो अधिक नहीं है, इस वाले से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम रिडक्शन करेंगे, छड़ों की संख्या क्या करेंगे कम करेंगे। लेकिन आपके लिए मेरा क्वेश्चन है मिनिमम रेनफोर्समेंट, है ना। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए बताइए। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा 0.85 बी डी अपान एफ वाई, है ना। इसको याद रखिएगा, जरूर आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है आना है। कैसे कितना कि मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होता है 0.85 अपान 0.85 बी डी अपान एफ वाई, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। जो कि मैक्सिमम कितना होता है 4% ऑफ बी डी। यही कहते हैं हम कि जो कॉलम होता है, कॉलम में छड़ की मात्रा कितना होता है 0.8 से 6%। कितना होता है आपका ऑफ एरिया, है ना। तो 0.8 से 6% किस में होता है कॉलम में। कॉलम में कौन से छड़ की हम बात कर रहे हैं, इस वाले छड़ की बात कर रहे हैं, मेन रेनफोर्समेंट, या फिर लॉन्गिट्यूडनल इस वाले छड़ की, है ना। ये क्या होते हैं ए वाले नहीं, हम बात कर रहे हैं मेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल छड़। कितना होता है 0.8 से 6%। और कुछ होता है जो स्लैब में होता है, यदि FI 250 का यूज किए हैं तो कितना छड़ होता है, छड़ों के कितना एरिया होता है 0.12% ऑफ बी डी, है ना। और 0.15%। और FI 415 या 500 यूज किए हैं तो 0.12% ऑफ बी डी, है ना। ये तो हम स्लैब आएगा तो बताएंगे ही, बाकी इतना याद रखिएगा। मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.85 बी डी अपान एफ वाई, और ये क्या है मिनिमम मैक्सिमम तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। और ड्राइंग का सेशन आएगा, ठीक ना, हम बताएंगे जैसे ही आएगा, परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि प्रतिबल विकृति वक्र का ग्राफ प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन है आपका प्रतिबल विकृति वक्र का ग्राफ प्राप्त करने के लिए, प्रतिबल विकृति वक्र का ग्राफ प्राप्त करने के लिए कहाँ गया, प्राप्त करने के लिए स्टील पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। स्टील पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है ना। ए बी सी और डी, बताइए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ए क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, क्या होता है आपका कंप्रेशन, टेंसाइल, फ्लेक्चर और बॉन्ड। बताइए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। अब देखिएगा, अब सुने होंगे स्टील स्ट्रेन, क्या सुने होंगे आप नाम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। स्पेसिफिक नाम लिखता है वो माइल्ड स्टील का नाम लिखता है ना, कि माइल्ड स्टील के लिए यानी मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख, तो हम माइल्ड स्टील का एक यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम माइल्ड स्टील का यूज क्यों करते हैं। भाई मेरे पास
एल्युमिनियम भी है, मेरे पास लोहा भी है, मेरे पास कॉपर भी है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में क्यों माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं? इसका रीज़न ये है कि आप इस तरह का ग्राफ पढ़े होंगे। किस तरह का ग्राफ? इस तरह का, इस तरह पढ़े हैं ना। इसका रीज़न है, समझिएगा, ए क्या मिलता है आपका? समानुपाती सीमा। क्या मिलता है? समानुपाती सीमा। बी क्या मिलता है? यहीं पर मिलता है प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है, मिलता है ना। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट। यहाँ मिलता है आपका ऊपरी पराभव सीमा, अपर यील्ड लिमिट। नीचे वाले को क्या मिलता है? निचली पराभव सीमा। निचली, याद रखिएगा, पराभव सीमा, ठीक है। यानी ए बी सी, ए सी डैश, ए मिलता है डी, ए मिलता है ई। इसके कहते हैं हम लोग चरम प्रतिबल, है ना। चलो देखिए, सबसे ऊंचा यही रहेगा, चरम प्रतिबल। और यहाँ क्या होता है? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं नेकिंग जोन। क्या हो जाएगा आपका? नेकिंग जोन, ठीक है, पतला हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ कहते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीमा कहते हैं प्लास्टिक सीमा। क्या होता है आपका? प्लास्टिक जोन। क्या कहते हैं? प्लास्टिक जोन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कहते हैं हम लोग इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि माइल्ड स्टील का यूज इसलिए करते हैं, नहीं समझ आया क्या? अच्छे से बनाते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, इसका होगा आपका टेंसाइल, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से बना देना। इसका क्या होगा आपका? टेंसाइल होगा, ठीक है। टेंसाइल मतलब क्या है? एक छड़ लेते हैं और इस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं, ठीक है। जब टेंसाइल लोड लगाएंगे ना, तो इसी तरह का ग्राफ, वो एक मशीन होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। उसमें इसी तरह का ग्राफ वो पेंसिल क्या करता है? ड्रा करता है, ठीक है। यहाँ हम ड्रा करके नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताए हैं सब कि ऐसा ही ग्राफ मिलता है। तो किसका यूज करते हैं? टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक थोड़ा छोटा सा स्टील ले लेते हैं, इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो एक मतलब कि पेपर लगाने के बाद ऐसे ऐसे, यानी जैसा ग्राफ मिलता है वो उस पर आरेख वैसा ही हमको बता दिए हैं सब कि स्टील में कैसा ग्राफ मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है। ऐसा ग्राफ मिलता है, यानी समझिएगा, इसे हम लोग कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, आज के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ एक है, एक यहाँ, समझिएगा, ए बी सी डैश सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिएगा, ए को क्या कहते हैं? ए को है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इंग्लिश देख लीजिएगा, यानी समानुपाती सीमा। क्या हो जाएगा आपका? समानुपाती सीमा, ठीक है। बी क्या मिलेगा? इलास्टिक लिमिट। क्या मिल जाएगा बी आपका? 1 मिनट, थोड़ा फोन आ रहा है, देख ले। बी क्या हो जाएगा आपका? इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है। बी। सी डैश क्या होता है आपका? सी डैश अपर यील्ड लिमिट, अपर यील्ड लिमिट, ठीक है। सी क्या होता है? लोअर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट। और ई क्या होता है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना, चरम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। और एफ क्या होता है आपका? फ्रैक्चर पॉइंट, यानी टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इधर होता है आपका प्रतिबल, इधर क्या होता है? प्रतिबल। इधर क्या होता है आपका? विकृति, है ना। इधर क्या होगा आपका? वाई वाले में विकृति, एक्स वाले में प्रतिबल। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ वाले जोन को कहते हैं प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन। अभी हम बता दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ जोन वाले जोन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, हार्डनिंग जोन, याद होना चाहिए आपको। यहाँ तक कहते हैं हम लोग नेकिंग जोन। क्या कहते हैं? नेकिंग जोन, ठीक है, नेकिंग जोन। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कहते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन, ठीक है। सारे के सारे आपको पॉइंट डिस्कशन हो गया। इसके बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आएगा भी तो आपको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। देखिए इधर वाला नहीं दिख रहा है, ए प्रतिबल वाला है, ठीक है ना। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके ना पॉइंट ए तक और बी तक, यानी ए है बी तक ना आप ले जाएंगे,
कहने का मतलब बी तक ले जाएंगे आप, लोड लगाने के बाद जब छोड़ेंगे तो अपनी अवस्था में आ जाएगा। वो कहेगा हुक का नियम कहाँ तक वैलिड है, तो हुक का नियम वैलिड होता है आपका ए तक, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। लेकिन आप क्या पढ़े होंगे कि हुक का नियम वैलिड होता है इलास्टिक लिमिट तक। देखिए वो कह देगा हुक का नियम वैलिड है, तो सिंपल सा आपको आंसर लगाना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो कहेगा हुक का नियम वैलिड है, यदि प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगा तब रहेगा आपके ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब कि डीप में जाएंगे तो क्या होता है कि हुक का नियम ना लिमिट यानी ए तक ही वैलिड है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, यानी समानुपाती सीमा तक। लेकिन जब हम मटेरियल को क्या मान लें, होमोजीनियस या फिर आइसोट्रोपिक मान लें। होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल का बना हुआ, तो क्या यूनिवर्स में कोई ऐसा मटेरियल ही ना हो जो एक ही मटेरियल का बना हुआ। भाई जो पानी होता है ना वो भी एच से मिलकर और ओ से मिलकर बना, H2O से, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा मटेरियल ही ना हो, नहीं है जो होमोजीनियस हो, यानी एक ही अणु से मिलकर बना हो, एक ही तरह के अणु से। पानी भी दो अणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, है ना। तो स्टील तो कहाँ, स्टील में तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो एक ही मटेरियल से मिलकर बना है, तब कहाँ तक वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। बाकी इन बी तक कहने मतलब ए बी तक आप लोड लगाएंगे, हटाने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। सी के बाद क्या होता है कि लोड कम लगाएंगे। देखिए लोड तो नहीं बढ़ा है लेकिन विकृति बढ़ती जाती है, यानी पराभव क्या होता है, यानी ऐसा बिंदु जिसके बाद हम लोड न लगाएं तभी विकृति का मान कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए। देखिए यही ना सी, यानी इल्ड लिमिट। इल्ड लिमिट के बाद हम क्या लोड लगाए हैं, देखिए प्रतिबल में एक भी बार नहीं गए, लेकिन विकृति का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसे हम लोग कहते हैं इल्ड लिमिट, है ना। प्रतिबल न बढ़ाए यानी लोड न लगाए, उसके बावजूद मेरा विकृति का मान बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एक और कंडीशन आता है जहां प्रतिबल ज़्यादा लगाने पर विकृति कम होता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, यानी फिर आपका जो मटेरियल हार्ड हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी कम स्ट्रेन मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, मटेरियल पतला हो जाता है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगाते लगाते मटेरियल पतला हो जाता है, और जो टूटने से पहले जो जोन बनाता है उसे हम लोग कहते हैं नेकिंग जोन। सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वाले कैसा वीडियो लग रहा है आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।